अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, ब्रिटेन में काफ़ी हल्ला गुल्ला है। आपको बताऊंगा, थोड़ा एक दो खबरें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मरियम रोड्रिक्स, इसकी 20 साल की बेटी को कुछ लोग उठा के ले गए और उसका रेप किया और उसने उन लोगों में से 10 लोगों को चुन चुन के मार दिया अपनी बेटी का बदला लेने के लिए। वो पूरे मेक्सिको में इनका पीछा करती रही और एक एक को अलग अलग ढूंढ के इनको या तो कत्ल कर दिया या इनको जेल में भेज दिया पुलिस को बता के। एक फिल्म आई थी लियाम नीसन की, उसमें इसी तरह का हुआ था 2008 में। मरियम ने मैक्सिको के अंदर हथियार बंदूकें यूज़ की, फेक आईडीज़ यूज़ की और उन सब को चुन चुन के मार दिया जिन्होंने इसकी बेटी का कत्ल किया था। अजीज़ दोस्तों, ईरान से खबर आई है कि ईरान का जो सबसे बड़ा शैतान है आयतुल्ला खामेनेई, जो कि ईरान का सुप्रीम कमांडर है, उसकी इजाज़त के बगैर कुछ नहीं होता। डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने की खबर सुन के ये कोमा में चला गया। कुछ लोग कह रहे हैं उसको जहर दिया गया है, लेकिन इस वक्त वो कोमा में है। इसके बेटे मुज्तबा खामेनेई को बुला लिया गया है कि अब इसकी जगह तुमको सुप्रीम लीडर बनना है। अजीज़ दोस्तों, सऊदी अरब में तब्दीली की ज़बरदस्त लहर है। अभी हैलोवीन का फेस्टिवल था, तो हैलोवीन के फेस्टिवल में सऊदी अरब में, पूरे सऊदी अरब में हैलोवीन का फेस्टिवल मनाया गया। जबकि हैलोवीन का फेस्टिवल एक्चुअली शैतानों का फेस्टिवल होता है और इसमें मतलब इस्लाम जो है, इस्लाम के नुक्ता नज़र से तो हैलोवीन का फेस्टिवल हराम है। सऊदी अरब मना रहा है। सऊदी अरब में जेनिफर लोपेज कंसर्ट करने आई और ये जो ड्रेस पहन के इसने कंसर्ट किया है, तो सऊदी अरब में ये सब हो रहा है। अभी जो कंसर्ट हुआ उसमें जो स्टेज पे मॉडल बनाया गया वो खाना काबा का बनाया गया। मतलब खाना काबा जिसकी तरफ मुंह करके ये नमाज पढ़ते हैं, उसका मॉडल बना के डांस हुए। अजीज़ दोस्तों, खाना काबा अरब्स का, सऊदी अरब के अरब्स का सबसे बड़ा कमाई का ज़रिया है। इस्लाम आने से पहले से सबसे बड़ा कमाई का ज़रिया है ये खाना काबा। इनकी रोज़ी रोटी है। तब भी वहाँ पे जब कबायली इलाका था, जब वहाँ पे रेगिस्तान था, वहाँ पे कोई कारोबार, एग्रीकल्चर कुछ नहीं था, तो सारे अरब्स का दारोमदार यही यात्राओं पे होता था। जो उम्रा हज करने के लिए लोग आते थे, तवाफ़ करने के लिए आते थे दूर दूर से, वो फिर दान दे के और फिर इकोनॉमी चलती है। जब कोई आता है, एक मिसाल है कि आजकल के दौर में उम्रा करने कोई गया, वो 1 महीना रहता है, 1 महीना वहाँ होटलों में रहेगा, वहाँ पे खाना खाएगा, वहाँ पे शॉपिंग करेगा, वहाँ की ट्रांसपोर्ट यूज़ करेगा, इकोनॉमी का पहिया चलता है। ऐसे ही उस ज़माने में भी जो यात्री आते थे वो फिर वहाँ पे उनके खाना खाते थे, उनसे उनको पैसे देते थे, हर चीज़ होती। तो आज भी खाना काबा का मॉडल बना के सऊदी, तो सऊदियों के लिए इस्लाम इज़ वेरी क्लियर। वो इस्लाम को गोरख धंधा नहीं बनाते जिस तरह इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमान बनाते हैं। ये बड़ी तब्दीली है सऊदी अरब में। पूरी दुनिया का तो मुसलमान चीख रहा है कि आपका अकेले का नहीं है खाना काबा, ये सब मुसलमानों का है। तो भाई साहब, इनका ही है। जिस मुल्क का होता है ना, उनका ही है। कोई आके ये कह दे कनाडा से या बांग्लादेश से या नाइजीरिया से कि बनारस जो काशी है ये पूरी दुनिया के लोगों का है, नहीं भाई, वो इंडिया के लोगों का है, हिंदुओं का है और इंडिया में रहने वाले उसके मालिक हैं। आप जाएं उधर, यात्रा करें, सब कुछ करें, अलाउड है।
लेकिन वहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है ये इंडिया के लोग फैसला करेंगे, इंडिया की सरकार फैसला करेगी। वैसे ही सऊदी अरब में क्या करना है क्या नहीं करना है ये सऊदी फैसला करेंगे। कितने हाजियों को आने की इजाज़त देनी है, कितने उम्रा वालों को आने की इजाज़त देनी है, ये सब सऊदी वाले डिसाइड करेंगे। अजीज़ दोस्तों, एक और ख़बर कि अभी माइक टायसन का मुकाबला हुआ जैक पॉल से, जो कि एक यूट्यूबर था और एक यूट्यूबर बॉक्सर था। कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन बहरहाल 20 मिलियन माइक टायसन को मिले, 40 मिलियन उसको मिले। माइक टायसन को पैसों की बहुत ज़रूरत थी और कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि माइक टायसन को इतने पैसे और दिए गए थे अंडर द टेबल हारने के लिए, क्योंकि माइक टायसन 58 साल का है, ठीक है यंगर उससे, लेकिन 8 राउंड में वो नॉकआउट नहीं हुआ। भरपूर मुकाबला किया लेकिन उसको वो हार गया। इसमें सिम्पसन एक कार्टून जो चलता है, सिम्पसन ने हर चीज़ की प्रेडिक्शन की हुई है। 9/11 के ऊपर इसका कार्टून भी था, ट्रंप हार जाएगा वो भी था, ट्रंप जीत जाएगा वो भी था, मतलब हर चीज़, ट्रंप पे हमला हुआ ये भी, हर चीज़। ऐसे में सिम्पसन ने ये भी दिखाया हुआ था कि बॉक्सिंग का मुकाबला हुआ था जिसमें एक काला बॉक्सर यानी माइक टायसन सामने वाले बॉक्सर की पिटाई करता है, लेकिन जीतता वही सामने वाला बॉक्सर है। अजीज़ दोस्तों, चलते हैं इंग्लैंड की तरफ। अजीज़ दोस्तों, इंग्लैंड में साउथपोर्ट में 3 बच्चियों का कत्ल हुआ था। महीना 1.5 महीना हुआ है, 2 महीने हुए होंगे। और उस वक्त फ़ौरन ये खबर सोशल मीडिया पे निकली थी कि इसको किसी मुसलमान ने मारा इन तीनों को। और फिर ज़ाहिर है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ पोस्टें आई वो। इसके बाद ब्रिटिश सरकार को कहना पड़ा कि नहीं, ये एक रवांडा का एक रेफ्यूजी था, उसके बेटे ने मारा है। अब एक्चुअल कहानी ये है कि इसकी जो डिटेल्स है ना साउथपोर्ट की इन बच्चियों के मर्डर की, वो ब्रिटिश सरकार छुपा रही है। रिफॉर्म पार्टी के चेयरमैन जो हैं ब्रिटिश एमपी नाइजल फरज, उन्होंने अभी एक इंटरव्यू में कहा कि मैं जो जानता हूँ ना वो आप लोग जानते नहीं हैं और आप लोग जान भी नहीं सकते, इतना हॉरिफिक है। और 1-1.5 मिनट की वीडियो लगा देता हूँ भाई, आप देख लें खुद वो क्या कह रहे हैं। On Southport, all I can say to you right now is I know a hell of a lot more than the British public know. A hell of a lot more. I've been completely silenced. I dared, the day after Southport, to do a video to say, can we please know who this man is? Was he known to the authorities? Why do I feel we're not being told the truth? The level of demonisation I came under for that from both front benches was astonishing. From media commentators. Demonisation on a level that I'd never even experienced. Now I'm told by the Speaker of the House of Commons, I can't ask questions about it in the House of Commons. Parliamentary privilege is out of the window. Even rumours today that the court case, which is due in January, every effort is being made to defer it. Right? Yeah, this is what's going on. We are witnessing one of the biggest cover-ups we've ever seen in our lives. And I won't say any more than that. I genuinely would never wish to be in contempt of court. I have respect for our legal system. It's not perfect, but it's a damn sight better than most of the rest of the world. एक्चुअली हुआ ये था कि 29 जुलाई को अलीसा डिसिल्वा 9 साल की, बेब किंग 6 साल की और एलजी डॉट 7 साल की को कत्ल किया था एक्सेल रुदाकुबाना ने। एक्सेल रुदाकुबाना अल्फांसो रुदाकुबाना का बेटा है। अल्फांसो रवांडा से ताल्लुक़ रखता है और वो रेफ्यूजी है। रवांडा में आपको याद होगा कि 90s में बहुत बड़ा जेनोसाइड हुआ था। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर इतना बड़ा जेनोसाइड मैंने नहीं देखा। मतलब 2 हफ्तों में 1 मिलियन लोग मार दिए गए थे। हुतू और तुत्सी 2 कबीले जो हैं रवांडा के, उनकी आपस में जंग थी।
जिस मतलब जंग तो नहीं थी, सिविल वार कह लें, तो उसमें 1 मिलियन लोग 2 हफ्ते के अंदर मारे गए थे। अल्फोंसो रूदा कुबाना रवांडा से ताल्लुक़ रखता है और इसके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस चल रहा था कि इसने भी उस जेनोसाइड में हिस्सा लिया था, और जो कि हमें एविडेंसेस दिखाए गए हैं। अल्फोंसो का वकील जो था ना उस वक्त इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो करने के लिए, वो वकील का नाम है मिस्टर केयर स्टारमर, और मिस्टर केयर स्टारमर इस वक्त यूके का प्राइम मिनिस्टर है, लेबर पार्टी का। वो वकील था उस टेररिस्ट का जिसने रवांडा में जेनोसाइड किया और जिसके बेटे ने 3 बच्चियां मार दी साउथ पोर्ट में। कहा यह जा रहा है हमने जो ये चीज़ें आपके सामने जो मैंने ये खबरें रखी हैं, ये अपनी रिसर्च करके जो मुख्तलिफ जगहों से, मसला ये है कि कहा यह जा रहा है कि अगर इस केस के हवाले से सारी बातें खुल के सामने आ गई ना, तो लेबर पार्टी की सरकार टूट जाएगी, केयर स्टारमर हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। वॉट एवर, लेट्स सी कि क्या होता है। अजीज़ दोस्तों, ब्रिटेन में माइग्रेंट्स का मसला बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गया है। एक एमपी हैं रूपर्ट लोफ, उन्होंने अभी होम ऑफिस को एक लेटर लिखा कि मुझे बताया जाए कि हमारे मुल्क में कितने इलीगल माइग्रेंट्स हैं और इनके बारे में आपको कितनों के बारे में पता है कि वो कहाँ हैं इस वक्त, यूके के किस इलाके में रहते हैं, क्या है, कुछ है। तो रूपर्ट बताते हैं कि मुझे जो जवाब मिला उसने मुझे अंदर से हिला के रख दिया, क्योंकि होम ऑफिस ने मुझे जवाब में लिखा है कि होम ऑफिस अजाइलम सीकर्स जब आते हैं तो उनको रेसिडेंस देती है किसी अच्छे 3-4 स्टार होटल में, लेकिन उनको इजाज़त होती है कि वो जब चाहें होटल छोड़ के जा सकते हैं। और काफ़ी लोग चले जाते हैं, कुछ दिन वहाँ रहते हैं होटल में, फिर कहीं किसी शहर में जाके जॉब करते हैं, लूट मार करते हैं, क्राइम करते हैं, वॉटेवर करते हैं, वो चले जाते हैं। तो हमारे पास इनका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता फिर कि कौन कहाँ है। यानी ये लोग जाएं कहीं भी यूके के इलाके, किसी भी इलाके में जाके कत्ल करें, मार डालें लोगों को, कोई मसला नहीं है। कहने वाले कहते हैं कि ये लोग बेचारे अपनी जान बचा के उन मुल्कों से आए हैं। देखें, मैं पाकिस्तान में जब मेयर के इलेक्शन ख़त्म हुए तो मैं क्या अकेला भागा पाकिस्तान से अपनी जान बचा के? मैं अपने बीवी बच्चों को साथ लेकर निकला। तो जब किसी की जान खतरे में होती है और वो अपने कंट्री को हमेशा के लिए या लंबे अरसे के लिए छोड़ के निकलता है, तो वो पहले तो अपने बीवी बच्चों को भी लेके निकलेगा ना। और ये जो जंगज़दा इलाके होते हैं उसमें औरतें और बच्चे सबसे बड़ा टारगेट होते हैं। तो ये कैसी, मतलब ये जो माइग्रेंट्स हैं ये आते हैं, सारे यंग लड़के आते हैं। अब अगर ये जंगज़दा इलाके से आते हैं तो ये यंग लड़के उस जंग का हिस्सा भी होते होंगे, इन्होंने क्या क्या क्राइम नहीं किया होगा, ये पोटेंशियल टेररिस्ट हैं। सारे अकेले आते हैं, कश्तियों में पासपोर्ट फाड़ के फेंक देते हैं। और जितने ये आते हैं ना माइग्रेंट्स, ये ब्रांडेड कपड़े पहने हुए होते हैं, हाथ में बेहतरीन मोबाइल होता है, सिगरेटें पी रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। इनमें ड्रग्स एडिक्ट भी हैं, अल्कोहलिक भी हैं। ये लुटे पुटे तो नहीं लग रहे। माइग्रेंट तो हम भी हैं, लेकिन हमने इस मुल्क में, इस यूरोप के कई मुल्कों में मैं रहा हूँ, बेल्जियम, हॉलैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, अब यूके। मैं 30 साल से स्विट्ज़रलैंड जाता हूँ, जिनीवा, और कई मतलब साल में यूँ समझ लें 1 महीना तो मैं रहता ही हूँ, तो 30 महीने तो मैं जिनीवा में भी रहा हूँ एक तरह से। मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। अब एक मिसाल है कि यहाँ पे क्राइम नहीं है बेनिफिट लेना। अब मेरे हालात ख़राब हैं, यूट्यूब बिल्कुल ही फारिग हो गया है मेरा, तो मेरे पास आसान हल है, मैं बेनिफिट ऑफिस में चला जाऊं कि मैं तो 60 साल का बुढ़ा हूं, मुझे जॉब भी नहीं मिल रही, मुझे तो मेरे घर का किराया भी देंगे। किराया भी आज ही मेरा बढ़ा है,
2000 हो गया, 1750 है। आज ही मालिक मकान ने आके बढ़ाया और मैं 2 महीने से किराया भी नहीं दे सका, मुझे नोटिस भी दे दिया क्योंकि हालात नहीं है भाई। मैंने कुछ दोस्तों से रिक्वेस्ट की, मदद की, तो कहीं से कोई किसी ने हाथ नहीं पकड़ा। तो खैर ये मेरा अपना पर्सनल मसला है, बात निकली है तो बता रहा हूँ। तो मैं चला जाऊँ बेनिफिट ऑफिस, मुझे ये किराया भी देंगे महीने का, हफ्ते का मुझे 300-400 पाउंड खर्चा भी देंगे मेरी फैमिली के हिसाब से, सब कुछ है। लेकिन नहीं, मैंने जॉब का ऑप्शन लिया और अब मेरा जॉब भी एनी टाइम एंड पे आ गया। 1-2 अड़चनें आ गई थी, अब सब क्लियर हो गया है। तो होपफुली मैं नेक्स्ट थर्सडे फ्राइडे से जॉब शुरू कर दूंगा एज ए ड्राइवर। मुझे एक कंपनी है, वो भी पैकेजेस डिलीवरी का काम करती है जैसे अमेज़ॉन करती है। उस कंपनी में बाकायदा जॉब मिली है, तो अब मैं जॉब करूँगा। मेरे घर से तकरीबन 1.5 घंटा जाने का रास्ता है, जॉब पे 1.5 घंटा आने का रास्ता है। 8 घंटे की जॉब है, 11 घंटे जॉब करूँगा और अपने घर को तो चलाना है। अब ठीक है, अगर मैं इंडिया के ख़िलाफ़ बोल रहा होता और लिख रहा होता ना, तो ये सब समस्या मेरे ऊपर नहीं आती। मुझे ISI ने बहुत अच्छा रखना था, ISI ने मुझे पालना भी था, मुझे मिलियनर कर देना था। लेकिन मैं सच के साथ हूँ। मैं इंडिया पाकिस्तान के दोस्ती दुश्मनी के हवाले से नहीं बात कर रहा, मैं तो सीधा सीधा जो मुझे सही लगता है वो बोलता हूँ। और जो सही लगता है वो भारत विक्टिम है, वो भारत के ऊपर पाकिस्तान का अत्याचार है, तो मैं इसलिए सच बोलता हूँ। लेकिन मुझे कहीं से कोई अगेन शिकवा भारत की सरकार से, भारत की सरकार हमें हाथ नहीं पकड़ रही। तो अब ठीक है, अब जितना मेरे से YouTube हो सकेगा चलाऊँगा, जॉब प्रायोरिटी होगी मेरी। पहले भी अच्छी खासी मैं जॉब करता था तो सिक्योरिटी की, तो लाइव ट्रैक पे थी। लेकिन फिर मुझे लोगों ने मशवरा दिया कि YouTube फुल टाइम कर दो, मैंने फुल टाइम किया तो नतीजा देख लें आपके सामने। 2-4 लोग हैं जो हर महीने थोड़ा बहुत, कोई 100 पाउंड, कोई 200 पाउंड, कोई 50 पाउंड, कोई 20 पाउंड करके 400-500 हर महीने सपोर्ट आती है। लेकिन बात हो रही है सरकार की या पोटेंशियल जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, किसी ने स्पॉन्सर तक नहीं किया। चलो स्पॉन्सर ही कर दो, हम कौन सा भीख मांग रहे हैं। हमारे चैनल को कोई स्पॉन्सर 2-3 बड़े बिजनेसमैन कर देते या कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ही कर देती। लेकिन बहरहाल कोई शिकवा नहीं है, जिस्म में इतना दम है अभी कि मैं अपना भार उठा सकूंगा, अपना बोझ उठा सकूंगा और अपना काम नेक्स्ट वीक मेरा काम शुरू हो जाएगा। कोशिश करूंगा, जाहिर है कि मैं जितनी वीडियो लगा सकूं मैं लगाऊंगा। लेकिन बहरहाल मैं कोई इलीगल काम या लीगल भी, बेनिफिट लेना इलीगल नहीं है। अगर आपके पास मामला ख़राब है, जैसे मैंने 2 महीने का किराया नहीं दिया, मैं जाऊं अगर अभी तो वो मुझे फ़ौरन सरकार मदद करेगी। लेकिन मैं ये ऑप्शन नहीं ले रहा। तो मैं भी एक माइग्रेंट हूँ, लेकिन हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशन में रहा, हमेशा कानून की पाबंदियाँ की हैं। तो ये भी माइग्रेंट जो आ रहे हैं जिनके ऊपर मैंने बात की आपके सामने। तो अजीज़ दोस्तों, सिंपल सा ये रूपर्ट लॉव है जिसकी मैंने अभी बताया कि इसने होम ऑफिस को लेटर लिखा था। इसने कहा कि सपोज मैं गांव में या एक इलाके में रहता हूं और मेरे जिस रोड पे घर है मेरा, उसी रोड पे एक होटल है। सपोज इतने माइग्रेंट्स आ रहे हैं, अगर वो होटल, जैसे कई यहाँ की सरकार ने कई होटल ले लिए हैं कि माइग्रेंट्स के लिए, पूरे होटल किराए पे ले लिए हैं। ये कह रहे हैं रूपर्ट कि अगर मुझे पता चले कि मेरा घर जिस रोड पे है उधर ही एक होटल है और वो माइग्रेंट्स के लिए ले लिया गया है, और उसमें अगर 100-200 यंग माइग्रेंट लड़के रहते हैं, तो वो होटल के कमरे में तो 24 घंटे नहीं रहते ना, उस गांव में या उस इलाके में घूमते रहते हैं। कहता है मेरी बेटी रात को जॉब से आएगी घर पे, क्या मुझे सुकून मिलेगा कि 200-300 इलीगल माइग्रेंट्स जो अपने मुल्कों से क्या क्या करके आए हमें नहीं पता, रेप और जो जिस हिसाब से क्राइम यहाँ पे बढ़ा है, क्या मैं सुकून से रह सकूँगा? तो ये हकीकत इस वक्त हम सबको फेस करनी पड़ रही है अजीज़ दोस्तों। यूके की सिचुएशन बहुत टाइट है। माइग्रेंट्स के हवाले से मेरे पास और भी काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन फिल वक्त मैं यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ।
अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट. काइंडली कीप सपोर्टिंग.